अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। मेरे चैनल पर खुश आमदीद। मेरा नाम कायनात अली है एंड आई हैव अ मास्टर्स डिग्री इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। तो ये मेरी सीरीज़ है जिसके अंदर मैं आपको जूडिथ एस बेक की जो बहुत रिकमेंडेड बुक है करिकुलम में, सीबीटी बेसिक्स एंड बियॉन्ड, के थ्रू आपको कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी टीच करूँगी इन द फॉर्मेट ऑफ अ स्लाइड प्रेजेंटेशन। लेट्स मूव ऑन। आज हम लोग चैप्टर 2 स्टडी कर रहे हैं जो कि ओवरव्यू ऑफ ट्रीटमेंट है, राइट? जिसके अंदर प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट है। जो ओरिजिनल जो हमारे पास सेकंड एडिशन थी उसके अंदर हमारे पास 10 प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट थे, लेकिन जो थर्ड एडिशन है नाउ वी हैव लाइक 14 प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट। तो बेसिकली ये है क्या? तो मैं एक पढ़ लेती हूँ थोड़ा सा। द बेसिक प्रिंसिपल्स डिस्क्राइब्ड इन दिस चैप्टर अप्लाई टू मोस्ट क्लाइंट्स गाइडेड बाय योर कॉग्निटिव conceptualization of each client. You will vary these techniques you use to tailor to the individual. सही? तो बेसिकली जो आपके पास प्रिंसिपल्स है ना, ये एक फॉर्मेट है, ये एक डिज़ाइन है जिसके बेसिस के ऊपर जो थेरेपी सेशंस है ना वो कंडक्ट होंगे। सही? और मतलब ज़्यादातर जिन क्लाइंट्स के ऊपर आप थेरेपी करोगे ना सीबीटी की, ये प्रिंसिपल्स उनके ऊपर अप्लाई होते हैं। अगर कुछ चेंज करने की बात आती है, कुछ प्रिंसिपल्स की प्रेफ़रेंस की बात आती है कि कुछ यहाँ पे इस्तेमाल हो सकते हैं, कुछ नहीं होते, वो आप उस चीज़ को टेलर और वेरी कर सकते हैं। लेकिन ऑन द होल ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं सीबीटी के जो हर क्लाइंट के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। So, CBT treatment takes into account individuals' cultures, family history, and important characteristics, the nature of their difficulties, their goals and aspirations, their ability to form a strong therapeutic bond, their motivation to change, their previous experience with therapy, and their preferences. The foundation of treatment is always a solid therapeutic relationship. तो बेसिकली एक छोटी सी समरी है, मतलब इन प्रिंसिपल्स की, राइट? कि हमारे पास कल्चर आ रहा है, हिस्ट्री आ रही है, थेरेप्यूटिक अलायंस आ रही है, गोल्स आ रहे हैं क्लाइंट के, एंड पास्ट एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं थेरेपी के, एटसेट्रा। सही? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट प्रिंसिपल के साथ। ओके। सीबीटी ट्रीटमेंट plans are based on ever evolving cognitive conceptualization. सही। तो कॉग्निटिव कंसेप्चुलाइजेशन बेसिकली होती क्या है कि आपका जो क्लाइंट है उसके स्पेसिफिक थिंकिंग पैटर्न्स, उसके स्कीमास, उसकी जो बिहेवियरल स्ट्रैटेजीज है, यानी वो कौन से स्पेसिफिक बिहेवियर्स को इस्तेमाल करता है जो कि फंक्शनल होते हैं या डिसफंक्शनल होते हैं। ठीक है? और जो हर डिसऑर्डर होता है ना, क्योंकि पॉसिबिलिटी यही है कि आपके क्लाइंट को कोई क्लिनिकल डिसऑर्डर हो, तो उसके कुछ सिग्नेचर थिंकिंग प्रोसेसेस होते हैं, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस होती हैं, उसकी थिंकिंग के तरीके होते हैं। सही? और उसके अंदर स्पेसिफिक बिहेवियर स्ट्रैटेजीज होती हैं जिससे आप उस डिसऑर्डर को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो आप अपने क्लाइंट के जब पैटर्न को देख रहे होगे ना, जब कॉग्निटिव कंसेप्चुलाइजेशन बना रहे होगे, तो आपको वहाँ से भी हिंट्स मिलेंगी कि इससे क्या पॉसिबल डिसऑर्डर हो सकता है। मिसाल के तौर पर जैसे अगर हम लोग चलो बॉर्डर लाइन डिसऑर्डर की अगर हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? तो उसके अंदर जो थिंकिंग पैटर्न्स है ना वो बहुत ब्लैक एंड वाइट होते हैं। जो दुनिया को असेस करने का, परसीव करने का तरीका है, वो बहुत ज़्यादा ब्लैक एंड वाइट होता है, आइदर दिस और आइदर दैट। सही? ऑल और नथिंग, ब्लैक एंड वाइट किस्म की थिंकिंग होती है। और उसके जो बिहेवियर स्ट्रैटेजीज होते हैं ज़्यादातर वो इन लाइन विद दोज थिंकिंग पैटर्न्स ही होते हैं। सही? एक्सट्रीम किस्म के बिहेवियर्स होते हैं, सेल्फ हार्म भी बिहेवियर के अंदर आ जाता है, ड्रग यूज़ भी बिहेवियर के अंदर आ जाता है, क्योंकि उनके थिंकिंग पैटर्न्स ऐसे होते हैं, नेगेटिव इमोशनैलिटी जनरेट होती है, और फिर उस इमोशनैलिटी से जो पैरेलल बिहेवियर्स होते हैं, डिसफंक्शनल बिहेवियर्स होते हैं, वो जनरेट होते हैं, राइट? तो शुरू में ना फ्रॉम द बिगिनिंग आई इनकॉर्पोरेट देयर स्ट्रेंथ्स, पॉजिटिव क्वालिटीज एंड रिसोर्सेज इनटू माय कंसेप्चुलाइजेशन टू। तो बेसिकली जूडिथ आपको ये बता रही है कि मतलब सेशन जो फर्स्ट डे होता है ना सेशन का, जब आप इनटेक और हिस्ट्री ले रहे होते हो अपने क्लाइंट की, तो वो इस चीज़ को भी देखती है कि उसके क्लाइंट के स्ट्रेंथ्स, उनकी पॉजिटिव क्वालिटीज़ और रिसोर्सेज क्या हैं, क्योंकि वो बेसिकली उसकी जो अपनी रिसोर्सेज है ना, हम उन्हीं चीज़ों को यूटिलाइज करेंगे जब हम थेरेपी के अंदर इन्हें स्किल टीचिंग कर रहे होंगे, राइट? So for further, I continue to refine this conceptualization throughout therapy as I collect additional data and I use the conceptualization to plan treatment.
अच्छा, जो आपकी इनिशियल कंसेप्चुअलाइज़ेशन होती है ना अपने क्लाइंट के बारे में, आपने 2 सेशंस लिए, 3 सेशंस लिए, बहुत ज़्यादा आपने उसकी डेटा और इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, राइट? लेकिन वो कंसेप्चुअलाइज़ेशन अपडेट होती रहती है। आपको आगे आने वाले सेशंस में वो रेवलेशंस मिलेंगी जो कि शायद आपको आपके इनिशियल सेशंस में ना मिली हो। तो उसकी वजह से ना जो आपने उसकी प्रीवियस कंसेप्चुअलाइज़ेशन बनाई हुई होती है, आप उसे अपडेट करते हो और उसी के बेसिस में आप ट्रीटमेंट प्लान बनाते हो। ट्रीटमेंट प्लान में कौन-सा डिसऑर्डर है, कौन-सी थेरेपी यूज़ हो रही है, कौन से सिम्पटम्स को टारगेट किया जा रहा है, कौन-सी टेक्नीक इस्तेमाल हो रही है, एटसेट्रा। जब तक आपके पास कंसेप्चुअलाइज़ेशन डाउन नहीं है ना अपने क्लाइंट की, तो आपको पता नहीं चलेगा कि एग्ज़ैक्टली आपने थेरेपी उसके ऊपर अप्लाई कैसे करनी है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन सीबीटी। तो मतलब हमारे पास एब जो क्लाइंट है जिसे डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, राइट, उसकी एग्जांपल दी हुई है। तो इसने ना आई कंसेप्चुअलाइज एब्स इज डिफिकल्टीज इन 3 टाइम फ्रेम्स। फ्रॉम द बिगिनिंग आई आइडेंटिफाई करंट कॉग्निशंस दैट आर ऑब्स्टिकल्स टू हिज एस्पिरेशंस। आई एम अ फेलियर, आई कांट डू एनीथिंग राइट। यानी कि जो अभी के टाइम का जो उसका थिंकिंग पैटर्न है, नेगेटिव थॉट्स और जो उसकी बिलीफ्स हैं जो उसे सबसे ज़्यादा बॉदर कर रही हैं, राइट, तो वो वहाँ से कंसेप्चुअलाइज़ेशन स्टार्ट कर रही है। सही, वहाँ से उसे इसका थिंकिंग पैटर्न, इसके मतलब इसकी नेगेटिव थॉट्स जो सबसे कॉमन अभी आके परेशान कर रही हैं, उससे ये कंसेप्चुअलाइज़ करती है। I also identify behavioral obstacles that serve to maintain his depression, isolating himself, inactivity. सही, behavioral obstacles, देखो हम CBT की बात कर रहे हैं, cognition and behavior दोनों, बोथ ऑफ देम लाइक आर अ ह्यूज पार्ट ऑफ दिस थेरेपी। अगर आपके डिसफंक्शनल नेगेटिव जो कॉग्निटिव पैटर्न्स हैं, बिलीव्स और थॉट्स हैं, राइट, अगर वो आपकी डिप्रेसिव डिसऑर्डर या कोई और डिसऑर्डर उसे मेंटेन कर रहे हैं, तो आपके डिसफंक्शनल बिलीव्स भी आपकी जो भी डिसफंक्शनल कॉग्निशंस है उसे मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है? तो मतलब आप पहले थॉट पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर रहे हो, फिर आप बिहेवियरल स्ट्रैटेजीज को उसकी आइडेंटिफाई कर रहे हो कि वो अपने आप को आइसोलेट कर देता है या वो बिल्कुल पैसिव हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी डिप्रेशन एक्चुअल में फोर्टिफाई हो रही है, स्ट्रांग हो रही है, ठीक है? तो आपने ये 2 चीज़ें आइडेंटिफाई की, सही। Second, I identify precipitating factors that influenced Abe's perceptions at the onset of his depression. यानी वो वाले factors, precipitating factors यानी triggering factors, ठीक है? वो वाले factors जिसने इस डिप्रेशन को या इस मेंटल स्टेट या इमोशनल स्टेट को कॉज कर दिया है। तो इसने ये आइडेंटिफाई किया, ही स्ट्रगल्ड एट वर्क एंड देन लॉस्ट हिज जॉब, हिज वाइफ बिकेम इंक्रीजिंगली क्रिटिकल एंड डिवोर्स्ड हिम, दीज इवेंट्स लेड टू हिज बिलीफ दैट ही वॉज इनकॉम्पिटेंट। तो मतलब वो वाला इवेंट जिसने इसकी डिप्रेशन को ट्रिगर किया था, बेसिकली जॉब चली गई, वाइफ ने डिवोर्स कर दिया, उसकी वजह से इसका जो एक बिलीफ अपने बारे में बना हुआ था इनकॉम्पिटेंस का, या तो वो पहले से बना हुआ था, एक्टिव हो गया, या अब वो क्रिएट हो गया गिवन द सर्कमस्टांसेस कि उसने परसीव ऐसे कर लिया उसे। मतलब ऑफ कोर्स बहुत ट्रैजिक सर्कमस्टांस है, सही, और ऑफ कोर्स एक नेगेटिव लाइफ इवेंट है। अब इसने इस चीज़ को देखा, परसीव किया, नेगेटिव असेसमेंट अबाउट द वर्ल्ड, अबाउट अदर्स एंड अबाउट हिमसेल्फ। तो इसका बिलीफ बन गया कि ही इज़ एन कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल, जिसने फर्दर मतलब कंटिन्यू कर करके ना इसे डिप्रेस कर दिया, सही। मतलब ये पूरे पैटर्न्स चल रहे हैं बिलीफ के, नेगेटिव थिंकिंग के, फिर नेगेटिव इमोशन के, फिर डिसफंक्शनल बिहेवियर के, जो एक दूसरे को मेंटेन कर रही हैं, ठीक है? नेगेटिव कॉग्निशंस, देन नेगेटिव इमोशंस, अगर आपको मेरी लास्ट वीडियो में याद हो जो मैंने चेन बताई थी, एंड देन यू हैव योर बिहेवियर्स, ये नेगेटिव, तो ये नेगेटिव, तो ये नेगेटिव, राइट? तो ये मतलब अनकॉन्शियसली जो आपकी थॉट्स चल रही होती है ना, मतलब आप कॉन्शियस न्यू यू डोंट नो अबाउट देम, तो उनकी बहुत पावर होती है आपके इमोशंस और बिहेवियर्स को डिक्टेट करने के लिए, और फिर इन रिटर्न आपके बिहेवियर भी आपके थॉट पैटर्न को रीएनफोर्स करते हैं, क्योंकि आप अपने आप को प्रूव कर रहे होते हो सच में मैं ना अहल हूँ, मैं ना लायक इंसान हूँ, क्योंकि मुझे कोई काम सही तरह करना नहीं आता, राइट? तो मतलब कि ओवर टाइम आपको डिप्रेशन हो जाएगी, सही। So third, I hypothesize about the key developmental events and his enduring patterns of interpreting these kinds of events that may have predisposed him to depression. सही, predisposition यानी किसी चीज़ को होने, मतलब जेनेटिक हो सकता है या आपके थिंकिंग पैटर्न्स ऐसे हो सकते हैं। बेसिकली प्रीडिस्पोजिशन का कहने का ये मतलब है कि ऑलरेडी आपके अंदर टेंडेंसी है कि आपको वो चीज़ हो सकती है, सही। तो मतलब कि आप डेवलपमेंटल इवेंट्स को देखोगे, पास्ट डेवलपमेंटल इवेंट्स में ये आता है कि
कौन से पास्ट इवेंट्स ऐसे हुए हैं आपकी लाइफ में, आपकी चाइल्डहुड में भी हो सकता है या आपकी रीसेंट हिस्ट्री में भी हो सकता है, जिसकी वजह से आप एक सर्टेन वे सोच रहे हो या आपने अपने बारे में एक बिलीफ बना लिया है, एक नेगेटिव बिलीफ बना लिया है। तो यहाँ पे एंड्यूरिंग पैटर्न्स के बारे में बात की है। हर इंसान का कोई ना कोई यूनिक तरीका होता है सोचने का, सही? तो इसके एंड्यूरिंग पैटर्न्स जो थ्रू आउट टाइम सिमिलर रहते हैं, जिससे ये दुनिया को परसीव करता है, वो किस तरह के हैं? ठीक है, तो मतलब वो फैक्टर्स चेक करी कहीं वो उन लोगों से मैचिंग तो नहीं है जिन्हें ज्यादातर डिप्रेशन होती है। मतलब आप सारी डेटा कलेक्ट करके मतलब एक प्रॉपर केस बना रही हो, एक प्रॉपर कॉग्निटिव कंसेप्चुअलाइजेशन बना रही हो, अव्वल तो इस पर्सन को डिप्रेशन है और कौन-कौन से इस इंडिविजुअल के यूनिक फैक्टर्स हैं, जिसकी वजह से इसकी डिप्रेशन मेंटेन हो रही है। सही, और ऑफ कोर्स उसके साथ-साथ आप डिप्रेशन के भी मेंटेनिंग फैक्टर्स और उसकी जो एसोसिएटेड कॉग्निशंस है, उन्हें भी देख रहे हो, आप साथ-साथ स्टडी भी कर रहे हो और फिर आप अपने क्लाइंट की हिस्ट्री और इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट कर रहे हो। Okay, principle number two, CBT requires a sound therapeutic relationship. अच्छा, इस चीज़ को आपने हमेशा याद रखना है जब हम थेरेपी की बात करते हैं, तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं होती, राइट? कि आप दुनिया के सबसे स्किल्ड थेरेपिस्ट हो, आपने 20 किताबें पढ़ी हुई सीबीटी में, आपके पास 4 डिग्रीज़ हैं, डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट में आपने मतलब वर्कशॉप्स ली हुई, यानी आप बहुत ज़्यादा स्किलफुल हो, आपको सारी टेक्निक्स आती हैं और आप ए टू ज़ी हर स्ट्रक्चर को फ़ॉलो कर रहे हो, सही? वो अपने आप में काफ़ी नहीं है कि वो आपके क्लाइंट के अंदर हीलिंग या चेंज को इंस्टिल करे, सही? थेरेपी के अंदर जो फ़ोर्स ऑफ हीलिंग होती है ना, वो आपकी क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप से आती है, आपकी थेरेप्यूटिक अलायंस कि आप अपने क्लाइंट के साथ कितना ज़्यादा कनेक्टेड हो। सही? रिलेशनशिप इज़ द मेन पॉइंट। अगर वो चीज़ एस्टैब्लिश ही नहीं हुई हुई ना, आप दोनों कनेक्टेड नहीं हो, आप लोग सेम पेज में नहीं हो, सही? एक-दूसरे के साथ ऑन अ ह्यूमन लेवल, तो फिर आप जितने भी सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स अप्लाई करोगे, वो काम नहीं करेंगी। एंड ऑन द अदर हैंड आपकी थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप अपने क्लाइंट के साथ इतनी पहले तो अव्वल तो इतनी स्ट्रॉन्ग आपने रैपोर्ट बिल्डिंग की थी, आपकी स्ट्रॉन्ग अलायंस बन गई। इतनी ज़्यादा आप टेक्निक्स यूज़ नहीं कर रहे, बहुत टेक्निकल आप थेरेपी उस पे यूज़ नहीं कर रहे, बट जस्ट सिटिंग डाउन इन दैट रिलेशनशिप एंड हैविंग कन्वर्सेशंस, वो बंदा खुद ब खुद इंस्पायर होके चेंज होना शुरू हो गया, हील होना शुरू हो गया। इट ऑल्सो गोज़ दिस वे, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी थेरेप्यूटिक अलायंस या रिलेशनशिप। तो यहाँ पे ब्रीफली मैं बता देती हूँ, यूजिंग गुड रॉजरियन काउंसलिंग स्किल्स, यानी एम्पथी, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, जेन्युइननेस, जिसके अंदर आप अपनी रैपोर्ट बिल्डिंग करोगे, ठीक है? आस्किंग हिम फॉर हिज रिएक्शन टू ट्रीटमेंट प्लान, मेकिंग कोलैबोरेटिव डिसीजंस अबाउट ट्रीटमेंट, प्रोवाइडिंग रैशनल्स फॉर इंटरवेंशंस, यूजिंग सेल्फ डिस्क्लोजर, eliciting feedback during and at the end of the sessions, and working hard to achieve and have him recognize progress contributed to our alliance. तो ये बेसिकली बता रही कि किन चीज़ों ने हमारी जो रिलेशनशिप थी, अलायंस थी थेरेप्यूटिक, उसे स्ट्रेंथन किया था, राइट? और मतलब इस रिलेशन ये जो आपने रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ बिल्ड की है ना, तो you use the relationship to provide evidence that the client's negative beliefs, especially beliefs about the self, are inaccurate and that more positive beliefs are valid. Basically, now जब आपकी अलायंस बन गई है ना, अब आप उसे कोई बात बताओगे ना, वो रिसेप्टिव होगा, वो आपकी बात को डीप लेवल पे जाके ना सिर्फ सुनेगा, लेकिन उस चीज़ पे अग्री भी करेगा और अमल भी करेगा। मतलब अब ये वो वाला टाइम है जब वो रिसेप्टिव मोड में है और अगर आप उसे एजुकेट करोगे, ठीक है? तो वो उस एजुकेशन को प्रॉपर्ली रिसीव भी करेगा और फिर उसके ऊपर अमल भी करेगा, सही है? तो यू कैन मैक्सिमाइज़ द टाइम यू स्पेंड हेल्पिंग क्लाइंट्स रिज़ॉल्व ऑब्स्टिकल्स दे विल फेस इन द कमिंग वीक। जितनी साउंड अलायंस होगी, उतना ज़्यादा आप उसे बेटर प्रिपेयर कर सकते हो कि उसने थेरेपी रूम के बाहर अपने डिफ़िकल्टीज़ के साथ कैसे डील करना है। नाउ नेक्स्ट, थर्ड प्रिंसिपल ये सीबीटी कंटिन्यूअली मॉनिटर्स क्लाइंट प्रोग्रेस, यानी कि सेशन बाय सेशन, सही, जब भी आपके पास क्लाइंट आता है ना, आप उसका मूड चेक करते हो, आप उससे लास्ट वीक के बारे में पूछते हो, आप उसकी होमवर्क असाइनमेंट्स के बारे में पूछते हो, आप उससे ये चीज़ इंक्वायर करते हो जो हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया, जो हमने टेक्निक्स अप्लाई की थी सेशन के अंदर, क्या वो आपकी रियल लाइफ में यूज़फुल थी या नहीं थी, ठीक है? मतलब कि दिस इज़ समथिंग जो कि क्लाइंट की ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि यूजुअली अगर सेशन में आप उसे कुछ बताते हो वो भूल जाता है, ठीक है? एंड लाइक वो बात कंटिन्यू नहीं होती, अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, अगर उसे कुछ समझ नहीं आई हुई होती,
तो मतलब आप इन चीज़ों को सेशन बाय सेशन एड्रेस करते हो, आप हर चीज़ को, मूड को भी चेक करते हो, थॉट पैटर्न्स को, डेज को, हर चीज़ को आप उसके बारे में पूछताछ करते हो, राइट? द फोर्थ प्रिंसिपल इज CBT is culturally adapted and tailors treatment to the individual. अच्छा याद रखना, अब जो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है वो एक वेस्टर्न थेरेपी है, एक वेस्टर्न मेडिसिन है जो कि कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए बनी थी, ठीक है? यूएस के अंदर डेवलप हुई थी तो वो उस ऑडियंस को ही टारगेट कर रही थी। तो CBT टेंड्स टू एम्फसाइज रैशनैलिटी, द साइंटिफिक मेथड एंड इंडिविजुअलिज्म। तो मतलब इसकी मेन मतलब जो प्रिंसिपल बेसिस है ना, वो साइंटिफिक मेथड, इंडिविजुअलिज्म, रैशनैलिटी, मेन उन चीज़ों से आ रही है। लेकिन अब इसमें आपको ये भी बताया कि आपके पास मुख्तलिफ क्लाइंट्स मुख्तलिफ कल्चर से आते हैं। पाकिस्तान में डिफरेंट है, जर्मनी में डिफरेंट है, बांग्लादेश में डिफरेंट है, इवन पाकिस्तान में जो KPK में लोग हैं उनका डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट लैंग्वेज है। सिंधी लोग डिफरेंट है, पंजाबी लोग डिफरेंट है, बलोची लोग डिफरेंट है, एक्सेट्रा, डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट फूड, डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ थिंकिंग, राइट? तो आपने इस चीज़ को कंसिडर करना होता है। एंड मतलब यहाँ पे ये भी बताया हुआ है कि क्लाइंट्स फ्रॉम अदर कल्चर्स में होल्ड डिफरेंट वैल्यूज एंड प्रेफरेंसेस, फॉर एग्जांपल इमोशनल रीजनिंग, वैरिंग डिग्रीज ऑफ इमोशनल एक्सप्रेशन एंड कलेक्टिविज्म और इंटरडिपेंडेंस। हमारा कल्चर जो है ना वो इसकी क्लासिक एग्जांपल है। इमोशनल रीजनिंग और डिग्रीज ऑफ इमोशनल एक्सप्रेशन, यानी हम लोग, हमारी इमोशनल कोपिंग काफ़ी ज़्यादा होती है। हम ग्रुप्स में चीज़ों को कोप करते हैं, हम अपनी बातों को शेयर करते हैं, हम चीज़ों को वेंट आउट करते हैं। तो और हम बहुत जज्बाती होते हैं, हम जज्बाती होकर फैसले लेते हैं। पाकिस्तान में बहुत चीज़ कॉमन है। और जो इमोशनल रीजनिंग है ना, ये कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन भी है, सही? कि रेदर देन आप लॉजिकली चीज़ों को असेस करें, आप अपने इमोशंस के बेसिस में किसी सच्चाई को या किसी झूठ या सच्चाई को आप मतलब उनके दरमियान डिस्टिंग्विश कर रहे होते हैं अपने इमोशंस यूज़ करके। तो ये हमारे कल्चर में होता है क्योंकि येस, वी आर अ कलेक्टिविस्टिक कल्चर, वी आर एन इमोशनल कल्चर, राइट? एंड वी आर एन इंटरडिपेंडेंट। वैसे हम डिपेंडेंट ज़्यादा है लेकिन इंटरडिपेंडेंट इज़ मोर ऑफ अ पॉजिटिव थिंग, ठीक है? इंडिविजुअलिस्टिक नहीं है हम लोग बेसिकली। तो हमारी अप्रोच भी CBT में डिफरेंट होगी, सही? When clients' cultures are different from your own, you may need to improve your cultural competency. यानी कि यार देखो, अब आपने अपने आप को एजुकेट करना है। देखो, अगर मैं पाकिस्तान के अंदर बेस्ड हूँ तो मुझे अपने लोगों के बारे में पता है, हमारी इनसाइड लैंग्वेज है, हमारे अपने पैटर्न्स हैं, हमारा उठना बैठना है, सही, हमारी टर्मिनोलॉजीज़ हैं हमारे लैंग्वेज में, वो मुझे नेचुरली समझ आती हैं। लेकिन अगर मैं कहीं और जाती हूँ तो आई हैव टू एजुकेट माई सेल्फ, क्योंकि ऐसा हो सकता है यू मे इन फैक्ट बी लार्जली अनअवेयर ऑफ योर ओन कल्चरल बायसेस। ठीक है, जो चीज़ पाकिस्तान में नॉर्मल है शायद वो चीज़ यूके या जर्मनी के अंदर नॉर्मल ना, और मैं परेशान होकर बैठी हुई हूँ यार यहाँ पे। वहाँ पे तो मैं अपने, मेरे क्लाइंट्स के साथ जब थेरेपी होती थी वो मुझसे हाथ मिलाते थे, वो मेरे साथ ज़्यादा फ्रेंडली होते थे। यहाँ पे तो मुझसे बात नहीं कर रहे और वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं, ठीक है, अगर मैं थोड़ी ज़्यादा फ्रेंडली या ओपन होती हूँ, राइट? क्योंकि वो इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर है और हमारा कलेक्टिविस्टिक है। तो आपने इन चीज़ों को अंडरस्टैंड भी करना है एंड स्टडी भी करना है, सही? एंड मूविंग ऑन, या मतलब कि क्लाइंट्स, हाँ, योर क्लाइंट्स में डिफर फ्रॉम यू इन मैनी वेज इन एडिशन टू कल्चर। दीज इंक्लूड एज, रिलीजियस और स्पिरिचुअल ओरिएंटेशन, एथनिसिटी, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, डिसेबिलिटी, जेंडर, सेक्शुअल आइडेंटिटी एंड सेक्शुअल ओरिएंटेशन, ठीक है? Make sure to educate yourself about your client's characteristics and anticipate how these differences might be relevant to treatment. अब यहाँ पे ना जो इतनी ज़्यादा मैंने बातें बोली, ये आपके डेमोग्राफ्स में भी आती है। जो शुरू शुरू में जब आप हिस्ट्री टेकिंग करोगे ना, क्लाइंट की एज, जेंडर, उसकी रिलीजियस ओरिएंटेशन, स्कूल में पढ़ता है, जॉब करता है, मैरिड है, सिंगल है, मतलब कि एट्सेट्रा, कोई डिसेबिलिटी है, आप इन चीज़ों का ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट मार्कर्स है क्योंकि इससे रिलेटेड आपको बहुत स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आपका क्लाइंट है कैसा एज अ पर्सन, सही? और मतलब इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप इन्हीं फैक्टर्स को इस्तेमाल करोगे इस चीज़ को डिटरमिन करने के लिए कि किस तरह की ट्रीटमेंट मेरे क्लाइंट के लिए फ़ायदेमंद होगी, क्या, क्योंकि हमने टेलर करनी है ना ट्रीटमेंट, तो हमें पता होना चाहिए। जैसे टेलर आपका कपड़े स्टिच करता है ना, आपकी स्पेसिफिक बॉडी टाइप पे कौन से कपड़े फिट इन होंगे, ठीक है? तो हमने भी इसी तरह करना होता है, सही, कि कौन सी थेरेपी इस स्पेसिफिक टाइप ऑफ पर्सन को फिट होगी, राइट? तो हम मूव ऑन करते हैं। अच्छा, लास्ट चीज़, ओके, हेज़, मतलब एक रिसर्च उसने की थी, डिस्क्राइब स्ट्रैटेजीज टू मेक CBT कल्चरली रिस्पॉन्सिव इंक्लूडिंग असेसिंग द क्लाइंट्स एंड फैमिलीज नीड्स,
emphasizing culturally respectful behavior, identifying culturally related strengths and supports, and validating clients' experiences of oppression. सही मतलब इन चीज़ों को एम्फसाइज किया है कि फैमिली नीड्स क्या हैं और कि मतलब कल्चर के अंदर नोज और यस कौन से बिहेवियर्स हैं आई कांटेक्ट फिजिकल कांटेक्ट अगेन आवर कल्चर इज़ मोर टची ऑन द मोर टची साइड डिफरेंट कल्चर्स नहीं प्रेफर करते कि आप उनके साथ ज़्यादा फ्रेंडली हो ज़्यादा आई कांटेक्ट करो ज़्यादा फ्री होके बात करो ठीक है कुछ कल्चर्स में मोनोटोन ज़्यादा प्रेफर होती है मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं तो आपने इन चीज़ों को ना और हर कल्चर की अपनी स्ट्रेंथ होती है और अपनी वीकनेस होती है कोलेक्टिविस्टिक कल्चर में इमोशनल सपोर्ट बहुत ज़्यादा है आपके पास ठीक है इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर में ये है कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट और हीलिंग की जब आप जर्नी पे जाते हो तो आपके पास बहुत मतलब इंटरफेयरिंग फोर्सेस नहीं होते क्योंकि कोलेक्टिविस्टिक कल्चर पे फिर वो अलग मसला हो जाता है सही तो आपने स्ट्रेंथ्स ढूंढनी वीकनेसेस ढूंढनी है और मतलब कि जिस कल्चर के अंदर भी क्लाइंट का एक्सपीरियंस है आपने उसे वैलिडेट करना है उसके लिए आपको सब स्टडी करना पड़ेगा एंड इट्स बेस्ट कि आप अपने कल्चर के ही लोगों की हेल्प करो क्योंकि आप उनके लिए ज़्यादा इक्विप्ड हो मूविंग ऑन प्रिंसिपल नंबर 5 सीबीटी एम्फेसाइजेस द पॉजिटिव सही तो इसमें you help clients actively work toward cultivating positive moods and thinking. It is also very important to inspire hope. सही तो यहाँ पे एप की अगेन जो depressive disorder का client example दी है like most depressed clients he tended to focus on the negative. When he was in the depressive mode, he automatically, without conscious awareness and selectively, attended to negative experiences. He also misread neutral experiences as negative at times. तो देखो इन द सीबीटी मॉड्यूल प्रॉब्लम्स ही आपकी मेंटल इमोशनल स्टेट और बिहेवियरल स्टेट में इसलिए आ रही हैं क्योंकि जो मेन हाइपोथेसिस है ना कि आपकी जो दुनिया को परसीव करने का तरीका है इवेंट्स को परसीव करने का तरीका है वो डिसफंक्शनल है वो नेगेटिव है तो यहाँ पे एम्फोसाइज पॉजिटिविटी की जाती है ठीक है यहाँ पे आप एक कॉग्निटिव बाइस कर रहे हो स्पेशली जो डिप्रेस क्लाइंट्स की एग्जांपल है कि जो बुरी चीज़ होगी नेगेटिव चीज़ होगी आप उसमें फुल फोकस करोगे और जो पॉजिटिव चीज़ें होंगी आप उसे डिस्कार्ड कर दोगे कम्प्लीटली आपके अंदर ये केपेबिलिटी नहीं होगी आपका ऐसा मेंटल फिल्टर आ जाएगा जो कि कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है राइट कि एवरी बैड थिंग यू डू आप उसे रिलीजन की तरह बिलीव करोगे और आप उस पर फोकस करोगे और उसी दिन में इफ़ यू डू समथिंग गुड और इफ़ समथिंग गुड हैपेंस आप उसे कंसिडर ही नहीं करोगे जैसे वो एग्जिस्ट नहीं करती तो आपने इसी थिंकिंग को रीफ्रेम करके पॉजिटिविटी की तरफ भी लाने के इस मेंटल फिल्टर को हटाओ और रियलिस्टिकली चीज़ों को देखो पॉजिटिव अभी हम लोग स्पेसिफाई पॉजिटिव चीज़ें कर रहे हैं कि जो अच्छी चीज़ें इस दिन में हुई हैं और जो आपने की हैं उन्हें देखो उन्हें एक्नॉलेज करो और अपने आप को शाबाशी दो कि आपने एक अच्छा काम किया है सही तो आपने उनकी थिंकिंग को रीस्ट्रक्चर करना होता है टूवर्ड द पॉजिटिव राइट क्योंकि डिप्रेशन में ये बहुत ज़्यादा होता है कि वो हर चीज़ को नेगेटिव देखते हैं और उनके खुद से रिलेटेड बिलीव्स बहुत नेगेटिव होते हैं so, to counteract this feature of depression, you continually help clients to attend to the positive. I want Abe to start engaging in experiences in which he concludes he is a resourceful person who can solve problems, overcome obstacles, and lead a satisfying life. तो यहाँ पे उसी टाइप की थिंकिंग को कॉम्बैट करने के लिए वो अपने क्लाइंट्स को ऐसे कामों में लगाती थी होमवर्क्स देती थी या थेरेपी सेशन के अंदर एंगेज करती थी कि उसके पास पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस आए और उसके पास ये प्रूफ आए कि वो एक रिसोर्सफुल और अच्छा इंसान है जब वो अच्छा काम करना चाहता है वो कर सकता है उसके अंदर कैपेबिलिटी है सही मतलब अब वो इससे उस चीज़ का यकीन दिला रही है उससे खुद काम करा के और उससे वो चीज़ें एक्नॉलेज करा के नंबर 6 सीबीटी स्ट्रेसेस कोलैबोरेशन एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन अच्छा याद रखो जो सीबीटी का मॉड्यूल है वो 50-50 है कोलैबोरेटिव है मैं भी काम करूंगी एज ए थेरेपिस्ट एंड अ टीचर और मेरा क्लाइंट भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा सेशन के अंदर गोल्स डिसाइड करना सेशन के अंदर होमवर्क्स डिसाइड करना चीज़ों को डिस्कस करना फीडबैक लेना सही अपनी साइड से मैं अपना स्किल सेट और एक्सपर्टीज़ यूज़ करूँगी दूसरी साइड से रियल लाइफ में जाके जो मेरा क्लाइंट होगा जो उसने चीज़ें थेरेपी सेशन के अंदर सीखी हैं वो अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करेगा जो कि उसका होमवर्क है और सेशन बाय सेशन हम उस होमवर्क को भी डिस्कस करेंगे उसके प्रोग्रेस को भी मैं उससे फीडबैक लूँगी डज दिस थिंग वर्क फॉर यू
डू यू थिंक वी शुड डू समथिंग डिफरेंट? या अगर मैं कुछ उसे काम करा रही हूँ और वो मुझसे डिसएग्री कर रहा है, वो बता रहा है नहीं वी कैन डू समथिंग बेटर, यानी उसकी जो अपनी रिसोर्सेज हैं, उसकी अपनी इंटेलिजेंस, उसकी अपनी स्किल सेट है, हम उसे भी तरजीह देंगे। जब वो मतलब वो बटन करने की कोशिश करेगा तो हम उसे स्पेस देंगे, क्योंकि ये 50-50 कोलैबोरेशन है, ठीक है? तो यानी both therapists and clients are active, basically. Matlab, I encourage Abe to view therapy as a teamwork. Together, we decide what to work on each session, how often we should meet, and what Abe can do between sessions. Sahi? Uh, Sessions के अंदर deciding which steps to take toward his goals, problem solving, potential obstacles, evaluating his dysfunctional cognition, summarizing important points, and devising action plans. इसके अंदर हम दोनों मिलके काम करेंगे इन सारी चीज़ों के ऊपर. Now, Principle 7, CBT is aspirational, values based, and goal oriented. सही सेशन बाय सेशन आपका गोल है, आप सिम्टम्स को टारगेट, मतलब सिम्टम्स को टारगेट तो डेफिनेटली करना है, लेकिन एट द सेम टाइम आपने सेशन में फर्स्ट जो आपके सेशंस है ना, आपने पूछना है कि व्हाट डू यू वांट टू डू इन योर लाइफ, जो चीज़ आप करना चाहते हो, जिस तरह के आप इंसान बनना चाहते हो, क्योंकि हर इंसान का कोई ना कोई ख्वाब होता है, उसकी कोई ना कोई विजन होती है कि वो ये करना चाहता है या वो ऐसे बनना चाहता है। आप इस चीज़ को डिसर्न करते हो, फिर आप उसके सिम्टम्स को भी टारगेट करके गोल सेट करते हो कि हमने इस सिम्पटम को या इस नेगेटिव थॉट को चैलेंज करना और ये टेक्निक्स यूज़ करनी है, और फिर हमने डिसाइड करना है कि मतलब जो उसकी वैल्यूज़ और एस्पिरेशंस है ना, जो वो करना चाह रहा है और बनना चाह रहा है, उसके बेसिस में हमने अपने गोल्स कैसे बनाने हैं, राइट? तो मतलब वी सी कि कौन सी ऐसी थॉट्स हैं, जैसे आई एम सच अ फेलियर, आई नेवर गेट अ जॉब, जो कि ऑब्स्टिकल्स हैं, ठीक है? उन गोल्स और एस्पिरेशंस को अचीव करने के लिए ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, वो जैसे कि his specific goals included being a better father and grandfather and getting a good job. सही, ये उसके गोल्स और एस्पिरेशंस है, राइट? उसकी वैल्यूज हैं, एक अच्छी फैमिली वैल्यूज है, और वो उन चीज़ों में अच्छा बनना चाहता है। अब हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन सी ऐसी उसकी नेगेटिव कॉग्निशंस है जो कि उसे रोक रही हैं, ठीक है? और फिर हम उनके ऊपर काम करेंगे ताकि वो अपने गोल्स को अचीव कर सके. नंबर 8, CBT इनिशियली एम्फसाइजेस द प्रेजेंट. सही, देखो हमारा मेन जो फोकस होता है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में, करंट आपके थिंकिंग पैटर्न्स, करंट इमोशनल स्टेट और कौन से डिसफंक्शनल बिहेवियर्स हैं जो आपके लिए प्रॉब्लम्स कॉज कर रहे हैं. हम लोग फोकस ज़्यादा आपके बिलीव्स और नेगेटिव थॉट्स पे करते हैं जो कि इस मोमेंट में है, राइट? The treatment of most clients involves a strong focus on the skills they need to improve their mood and their lives. सही, स्किल टीचिंग बहुत ज़्यादा, यू नीड टू नो हाउ टू डील विद योर नेगेटिव कॉग्निशंस जब वो आती हैं, कि डील कैसे करना है, रिस्पॉन्ड कैसे करना है, अपने इमोशंस को कैसे रिस्पॉन्ड करना है, अपने डिसफंक्शनल बिहेवियर्स को रिप्लेस करके बेटर बिहेवियर्स कैसे बनाना है. ये आपकी स्किल होती है पूरी कोपिंग की, जो आपको टीच की जाती है, तो हम उस पर फोकस करते हैं भाई कि इसकी स्किल सेट किस तरह है खुद से डील करने की, राइट? और कौन सी चीज़ इस टाइम पे इसे बॉदर कर रही है. सही. When Abe viewed distressing situations more realistically, solved problems and worked toward his goals, he felt less depressed. मतलब कि डिप्रेशन का वो क्लाइंट था. सही. एंड जब उसे सिखाई गई, मतलब उसे उसकी कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग की गई कि चीज़ों को रियलिस्टिकली देखो, उसे स्किल टीचिंग की गई, प्रॉब्लम सॉल्व करो, और मतलब उसकी गोल सेटिंग की गई, अब उसे एक विजन दे दी गई, एक स्ट्रक्चर दे दिया गया कि तुमने इस पे काम करना है, तो आहिस्ता आहिस्ता उसके डिप्रेशन के सिम्टम्स कम होना शुरू हो गए, ठीक है? मूड भी बेटर हो गया, ठीक है? फोकस भी अच्छा हो गया, और मतलब ही फोकस्ड हिज अटेंशन ऑन व्हाट वाज गोइंग वेल इन हिज लाइफ एंड व्हाट एडमिरेबल क्वालिटीज दोज एक्सपीरियंसेस इंडिकेटेड अबाउट हिम एज अ पर्सन. अब उसकी थिंकिंग मोर रियलिस्टिक होगी, अब वो एक पेसिमिस्टिक लेवल पे अपने बारे में नहीं सोच रहा, वो अपने आप को बुरा भला नहीं कह रहा, बल्कि अब जो अच्छी चीज़ें वो करता है वो उन्हें एक्नॉलेज करके एज डेटा यूज़ कर रहा है कि सच में, या आई एम अ रिसोर्सफुल एंड यूजफुल पर्सन. सही, जिसकी वजह से उसकी इमोशनैलिटी, बिहेवियर और जो उसकी डिप्रेशन है वो इम्प्रूव होना शुरू हो गई है. प्रिंसिपल्स और ट्रीटमेंट, देखो फोकस हम प्रेजेंट पे कर रहे हैं, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस हैं जिस पे हम पास्ट के ऊपर फोकस करेंगे. 3 सर्कमस्टांसेस हैं, वरना प्रेजेंट फोकस इज द मोर important thing, right? One, when client expresses a strong desire to do so, अगर client बार बार कह रहा है तो ठीक है, आप explore कर लो उसके past issues को. Two, when work directed toward current problems and future aspirations produces insufficient change, यानी कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा, हमने कॉग्निशंस को चैलेंज किया, हमने होमवर्क किए, हमने स्किल टीचिंग की, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा,
तो यानी कि देयर सम प्रॉब्लम इन द कॉग्निटिव कंसेप्चुलाइजेशन राइट नाउ करंटली, तो हम इसके पास्ट को एक्सप्लोर करते हैं कि इशू क्या है, इसके चाइल्डहुड को या इसके रीसेंट पास्ट को। Number 3, when you judge that it's important for you and clients to understand how and when their key dysfunctional ideas and behavioral coping strategies originated and became maintained. जब आप नोटिस करते हो ना कि क्लाइंट के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि उसके जो अभी नेगेटिव बिलीव्स हैं खुद के बारे में और जो उसके नेगेटिव डिसफंक्शनल बिहेवियर्स हैं कि वो इतना अवॉइडेंट क्यों है, वो इतना प्रोक्रेस्टिनेट क्यों कर रहा है, वो अपने आप को नालायक और मतलब कि बेवकूफ़ क्यों इतना ज़्यादा समझता है, ठीक है? ये सारी चीज़ें उसके अंदर आई कहाँ से, हम उसके फिर डेवलपमेंटल टाइम्स, उसके चाइल्डहुड को एक्सप्लोर करते हैं। परहैप्स उसके पेरेंट्स उसके साथ स्ट्रिक्ट थे या उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करते थे, क्रिटिकल थे, जिसकी वजह से वो अपने बारे में नेगेटिव बिलीव्स वहाँ से लेके अब तक चलता आ रहा है, ठीक है? जब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है ना और हमने क्लाइंट को एजुकेट करना है कि ये चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, तो आप उसके पास्ट को एक्सप्लोर भी कर सकते हो, उसे वहाँ से रेफरेंस भी दे सकते हो, सही? अगर यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात लिखी है, इफ़ ही हैड अ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, I may have spent proportionally more time discussing his developmental history and childhood origin of beliefs and coping behaviors. Personality disorders के लिए थोड़ा सा आपका different standard है, वहाँ पे आप past को explore करोगे, क्योंकि personality development की बात आ रही है, relationships की बात आ रही है, ठीक है, with your parental figures and others, तो यहाँ पे इन चीज़ों को explore करना essential है. Okay, moving on, principle number 9. CBT is educative. A major goal of treatment is to make the process of therapy understandable. इसके अंदर psycho education बहुत ज़्यादा है. Therapy का process from A to Z, CBT क्या है, cognitive triad क्या है, ठीक है, CBT की chain क्या है, जैसे like cognitions lead to emotions, negative thoughts lead to negative emotions which leads to negative behaviors, right? Cognitive triad क्या है, views about self, views about others, views about the world, how these things are interconnected, सही. Levels of beliefs आपके पास आते हैं, जैसे you have your negative thoughts, then you have your intermediate beliefs, then you have your core beliefs. इन सारी चीज़ों के बारे में एजुकेट करना है, थॉट्स को आइडेंटिफाई करना है, एवेल्यूएट करना, रिस्पॉन्ड कैसे करना है, थेरेपी का मैकेनिज्म, हर चीज़ A to Z आप उसे टीच करोगे, क्योंकि आपने उसे खुद का थेरेपिस्ट बनाना है, सही? यहाँ पे आप एज ए थेरेपिस्ट, आप थेरेपिस्ट मोड में भी होगे, आप टीचर मोड में भी होगे, और आप वो स्किल सेट उसके अंदर इम्पार्ट कर रहे हो जो वो थेरेपी ख़त्म होने के बाद इस्तेमाल करेगा, ठीक है? थेरेपी के दौरान भी इस्तेमाल करेगा, आपके साथ ट्रेन होगा, लर्न करेगा, फिर उसके बाद जब सेशंस ख़त्म हो जाएंगे तो जो उसने स्किल सेट डेवलप किया है अब वो इस्तेमाल करेगा. So, in our first session, I educate Gabe about the nature and course of his disorder, the process of CBT, the structure of sessions, and the cognitive model. सही? ये जो चीज़ हमने डिस्कस की है. I provide him with additional psychoeducation in future sessions, presenting my ongoing and refined conceptualization and asking him for feedback. I use diagrams through treatment to help Abe understand why he sometimes has had distorted thoughts and maladaptive reactions. Sahi, throughout treatment, after using various techniques, I taught Abe how to use the techniques himself so he could learn to be his own therapist. सही, थ्रू आउट सेशन उसकी एजुकेशन जारी रहेगी अबाउट CBT, अबाउट मतलब डिसऑर्डर के बारे में भी साइको एजुकेट करना है, नेचर क्या है, कोर्स क्या है डिसऑर्डर का, सिम्टम्स क्या है, CBT के मॉड्यूल के बारे में, थेरेपी के बारे में एजुकेट करना और स्किल सेट इम्पार्ट करना, उसे सिखाना कि डिस्टॉर्टेड थॉट्स और मैल अडेप्टिव रिएक्शंस किस रीज़न से आते थे और अब आपने इसे कैसे रिस्पॉन्ड करना है, राइट, ताकि वो अपना थेरेपिस्ट खुद बन जाए. 10. CBT इज टाइम सेंसिटिव. देखो ये टाइम बाउंड है, ऐसा नहीं कि रैंडमली आपके सेशंस चलते रहेंगे. गोल सेटिंग होगी, इनिशियल मिड से टर्मिनेशन तक लेके आपका एक पूरा स्ट्रक्चर होगा और एक गिवन टाइम में आपने ख़त्म करना होगा. आइडियली डिप्रेशन और एनजाइटी डिसऑर्डर के लिए शुरू में 6 से 16 सेशंस थे जिसके अंदर ट्रीटमेंट ख़त्म होती थी. लेकिन अगर आपका क्लाइंट सुसाइडल है या उसकी ज़्यादा नीड है सेशन की, तो आप उसके वीक में ज़्यादा सेशंस भी ले सकते हो, जो बहुत मतलब आपके पास क्रिटिकल क्लाइंट्स आते हैं ना, यू कैन टेक यू आर सपोज टू बी टेकिंग मोर ऑफ देयर सेशंस, रिस्क असेसमेंट है, सुसाइड का चांस है, एंड लाइक फिर आहिस्ता आहिस्ता आप गैप्स दे सकते हो, मतलब जब वो बेटर होता रहता है ना. और मतलब अगर आपके पास स्किज़ोफ्रेनिया के क्लाइंट्स हैं, सब्सटेंस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर, ठीक है, तो अ ईयर और इवन 2 ऑफ थेरेपी में बी इनसफिशिएंट, ठीक है, मतलब even after termination they may need periodic sessions or additional, usually short courses of treatment.
मतलब कि ऐसा भी हो सकता है कि थ्रू आउट सालों साल सेशंस चलते रहे, आपने मेन ट्रीटमेंट दे दिए 2-3 महीने के लिए, अब वो गैप्स में ना आता रहेगा, या तो बूस्टर सेशंस के लिए या तो फ़ॉलो-अप सेशंस के लिए, यानी कि उसकी ट्रीटमेंट चलती रहेगी। तो ये वेरी करता है फ्रॉम डिसऑर्डर टू डिसऑर्डर, लेकिन आपकी टाइमलाइन सेट होती है कि हमने जो ट्रीटमेंट है ना, वो किस मंथ के स्टार्ट से किस मंथ के एंड तक रखनी है, ठीक है? टाइम सेंसिटिव है, चीज़ें रैंडमली नहीं चल रही इसके अंदर। Sessions are structured. Again, इनिशियल फेज, मिड फेज, टर्मिनेशन फेज, सेशन बाय सेशन गोल्स होते हैं। हम रैंडमली अपने कमरे के अंदर नहीं आते और अपना पेन उठाते और डिसाइड करते चलो यार अब क्या करना है, आप मुझे प्रॉब्लम बताओ जो पिछले हफ्ते बात की होती वो आप भूल गए हो। अब आप मुंह उठा के आ रहे हो सेशन में, पूछ रहे हो अच्छा बताओ क्या प्रॉब्लम है, हमने क्या करना था, क्या गोल्स थे, यार मुझे याद ही नहीं, ये सीन नहीं करना। गोल्स आपने डिसाइड करने हैं फर्स्ट सेशन में, मेन इश्यूज को आपने मतलब जो फर्स्ट हिस्ट्री सेशंस है ना उन्हें एक्सट्रैक्ट करना है, उसके बेसिस पे सेशन बाय सेशन आपने गोल्स बनाने हैं। अपनी नोट्स को आपने प्रिपेयर रखना है, सेशन स्टार्ट होने से पहले अपनी नोट्स को स्टडी करना है कि हमने प्रीवियस सेशन में क्या डिस्कस किया था, राइट? एंड मतलब आपने एक पूरा स्ट्रक्चर फॉलो करना है, सही? CBT therapists aim to conduct therapy as efficiently as possible to help clients feel better as quickly as possible, adhering to a standard format as well as teaching the therapeutic techniques to clients to facilitate these objectives. You will tend to use this format in every session unless your client objects, in which case you may need to negotiate the structure initially. ठीक है? ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके क्लाइंट को आपका स्ट्रक्चर, क्योंकि वो हर सेशन के अंदर अग्री तो नहीं करेगा ना कि जो स्ट्रक्चर आपने दिया है वो मैं फॉलो करूंगा। रूटीन हम हमेशा फॉलो कर रहे होते हैं, मैं बोर हो गया हूँ या मुझे प्रोग्रेस नहीं नज़र आ रहा, तो शुरू शुरू में ना आपने थोड़ा सा इसका वॉल्यूम ऊपर नीचे करके बैलेंस करना होगा ताकि आपके क्लाइंट के साथ एडजस्ट हो जाए, सही? अगर कुछ एक दो सेशन में थोड़ा सा स्ट्रक्चर को लूसन अप भी करना, उसमें इशू नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स ये क्लाइंट टू क्लाइंट वेरी करता है, आपने देखना होगा, लेकिन एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो कि आपने फॉलो करना है, सही? What I do in any given session is influenced by ABES' goals and issues, my conceptualization, the strength of our therapeutic relationship, ABES' preferences, and the stage of treatment. तो मतलब कि एब के गोल्स और इश्यूज और जो कंसेप्चुलाइजेशन थेरेपिस्ट ने बनाई हुई है और कितनी स्ट्रॉन्ग थेरेप्यूटिक अलायंस है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका क्लाइंट आपके साथ कितना कंप्लाइंट होगा, ठीक है? और आप किस स्टेज ऑफ ट्रीटमेंट में हो और आपके क्लाइंट की प्रेफरेंसेस क्या है, ये भी चीज़ें मैटर करती हैं जब आप चीज़ों को सेशन बाय सेशन स्ट्रक्चर कर रहे होते हो, सही? Your goal in the first part of therapy session is to re-establish the therapeutic alliance, review the action plan, and collect data so you and the client can collaboratively set and prioritize the agenda. In the second part of the session, you and the client discuss the issues or goals on the agenda. These kinds of discussions and interventions naturally lead to action plans. In the final part of the session, you or the client summarizes the session. You make sure the action plan is reasonable and then elicit and respond to clients' feedback. सही जो बात मैंने पहले बोली थी, सेशन में आओगे, लास्ट सेशन के बारे में पूछोगे, मूड चेक करोगे, थेरेप्यूटिक अलायंस री एस्टैब्लिश करोगे, बोथ ऑफ यू और ऑन द सेम पेज, कोलैबोरेटिवली अपने गोल्स को सेट करोगे, प्रायोरिटाइज करोगे। मतलब पिछले सेशन से अभी जो सेशन के अंदर हमने चीज़ें इनिशिएट की है वो थोड़ा सा आप डिस्कस करोगे शुरू शुरू में, और फिर अपने एजेंडा जो सेशन का है ना वो स्टार्ट कर दोगे, सही? एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, याद रखना सेशन के एंड में जब सेशन ख़त्म होने वाला है ना सीबीटी का, आपने सारी चीज़ें समराइज़ कर, आपने क्लाइंट को बताना है कि जो चीज़ें हमने सेशन में अभी डिस्कस की हैं वो आप मुझे समराइज़ करके बताओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, राइट? ताकि आपके क्लाइंट को भी पता हो, आप उसे करेक्ट कर सको अगर वो किसी चीज़ में गलत हो, सही? 12. CBT uses guided discovery and teaches clients to respond to their dysfunctional cognition. तो गाइडेड डिस्कवरी बेसिकली ये होती है कि आप जेंटली सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग करो। मतलब गाइडेड डिस्कवरी में ये होता है कि जो उसके अपने कॉग्निशन इश्यूज और प्रॉब्लम है, जो जिस कॉग्निटिव पैटर्न से वो दुनिया को परसीव कर रहा है जो डिसफंक्शनल है, आप आहिस्ता आहिस्ता जेंटली क्वेश्चन करके, नच करके, एक थेरेप्यूटिक कॉन्वर्सेशन के तहत उसे उसकी कंक्लूजन्स पे पहुंचाते हो। आप उसे चैलेंज नहीं करते, आप उसे रिबटल नहीं देते, ठीक है? रिफ्रेन फ्रॉम चैलेंजिंग कॉग्निशंस, लेकिन आप उसके साथ ना आप उसकी कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग कराते हो और आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो मैल एडेप्टिव थिंकिंग है ना उसे आइडेंटिफाई कराते हो, उसे गाइडेड डिस्कवरी कहते हैं, ठीक है? तो मतलब कि जैसे विद एब आई यूज जेंटल सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग विच हेल्प्स फॉस्टर हिज सेंस
that I am truly interested in collaborative empiricism that is helping him determine the accuracy and utility of his ideas through a careful review of the evidence. कोलैबोरेटिव एम्पेरिसिज्म यानी हम दोनों मिलके एक ऐसा काम करें जिसके अंदर हम ट्रूथ को डिस्कवर करने की कोशिश कर रहे हैं एट हैंड हमारे पास क्या एविडेंस है आपकी थॉट से रिलेटेड कि वो कितनी ट्रू है वो कितनी फॉल्स है वो कितनी डिसफंक्शनल है आप अपने क्लाइंट को ऐसा नहीं फील करा रहे कि वो बेवकूफ़ पागल है और आप डोमिनेंट हो इंटेलेक्चुअली आप उसे चैलेंज कर करके बता रहे हो कि तुम गलत हो तुम्हारी हर चीज़ गलत है हम ये नहीं करते दैट्स कॉल्ड डिबेटिंग दैट्स नॉट कॉल्ड थेरेपी ठीक है यहाँ पे कोलैबोरेटिव एम्पेरिसिज्म होता है या So, through questioning, I also guide him in evaluating the validity and functionality of his beliefs, जो अभी हमने बात की है. And from the beginning of the treatment, I help Abe fortify positive beliefs about himself by teaching him to give himself credit and guiding him to draw positive conclusions about the steps he has taken toward his goals. यानी शुरू से एक मतलब प्रोसेस होता है जिसके अंदर वो अपने क्लाइंट को रियलाइज कराती है पॉजिटिव थॉट्स और उसकी जो अचीवमेंट्स है वो उन्हें रियलाइज़ करे और एक्नॉलेज करे ठीक है और मतलब अपने आप को क्रेडिट दे जब वो एक अच्छा काम करता है वो इस चीज़ को टीच कर रही स्ट्रेंथन कर रही है उसके अंदर सही और वो उसे गाइड करती है कि खुद ब खुद वो अपने ख्यालात और अपने कॉन्वर्सेशन अपनी रैशनैलिटी के थ्रू ऐसे कंक्लूजन्स में पहुंचे जो कि पॉजिटिव हो और जिसके तहत वो अपने गोल्स पे पहुंच जाए ठीक है हम लोग गाइड कर रहे हैं लीड कर रहे हैं पुश कर रहे हैं लेकिन हम डायरेक्टली उसे हर चीज़ बता नहीं रहे ये गाइडेड डिस्कवरी उसके अंदर खुद रिसोर्सेज है वो उस कंक्लूजन तक पहुंच जाएगा आपने उसकी हेल्प करनी है When automatic thoughts are part of a dysfunctional thought process, such as rumination, obsession, or continual self criticism, you might help clients accept their thoughts non judgmentally and allow them to come and go on their own. हर thought correct नहीं हो सकती या self आप उसको alternative generate नहीं कर सकते कुछ thoughts ऐसी होती बस आती हैं और जाने दो ठीक है like अपने आप को detach कर दो let them come and let them go सही or to change cognitions at the emotional or gut level you might also use imagery tell a story offer analogies and metaphors जो कि बहुत important part है therapy का employ experiential techniques do role playing और suggest behavioral experiments सही इमोशनल लेवल को चैलेंज करने की मतलब जब आपकी नेगेटिव कॉग्निशंस इमोशनली आपको अफेक्ट करती है आप ज़्यादा इमोशनली डोमिनेंट हो इमोशनल रीजनिंग ज़्यादा करते हो तो उसके भी तरीके हैं कि आप कैसे अपने क्लाइंट को हेल्प करोगे कि वो अपनी नेगेटिव थॉट्स और इमोशंस के थ्रू नेविगेट कैसे करेगा सही है इसके अंदर मेटाफॉर्स इमेजरी स्टोरी फॉर्मेट रोल प्लेइंग एटसेट्रा बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट्स ये सारी टेक्निक्स आ जाती हैं नाउ CBT इंक्लूड्स एक्शन प्लान्स नंबर 13 जो कि है थेरेपी होमवर्क देखो ये सारा हवाओं के अंदर बातें और काम नहीं हो रहा होता यहाँ पे आप अपने थेरेपी के अंदर नोट्स भी लेते हो आपका क्लाइंट भी नोट डाउन कर रहा होता है आप खुद भी नोट डाउन कर रहे होते हो ठीक है मतलब आप जो पिछले सेशन में काम करते हो वो आप नेक्स्ट सेशन में भूल नहीं जाते आपके पास डिफरेंट वर्कशीट्स होती हैं डिफरेंट होमवर्क होता है जो आपने बाहर जाके सेशन से करना होता है and action plans usually consist of identifying and evaluating automatic thoughts that are obstacles to clients' goals, implementing solutions to problems and obstacles that could arise in the coming week, and or practicing behavioral skills learned in session. Sahi? So, an important aim of treatment is to help clients feel better by the end of the session and to set them up to have a better week. तो आप action plan बना रहे जो आगे आने वाले obstacles है जो उसके अपने थॉट पैटर्न्स है जो ट्रबल कॉज करेंगे उसके जो अपने डिसफंक्शनल बिलीव्स हैं जो ऑब्स्टिकल्स बनेंगे उसके डे आगे आने वाले वीक को रूइन करने के लिए तो ये 3 चीज़ें हैं कि कौन सी नेगेटिव थॉट्स आपको परेशान करिए आइडेंटिफाई करो उन्हें एवेल्युएट करो ठीक है आप सॉल्यूशंस को इम्प्लीमेंट करो जो कि हमने सेशंस में डिसाइड किए थे वो हम सेशन में बैठ के डिसाइड करेंगे कि नेक्स्ट वीक के चैलेंजेस के साथ हमने कैसे कोप करना है प्रैक्टिसिंग बिहेवियरल स्किल्स लर्नड इन सेशन सेशन के अंदर भी बैठ के आप स्किल्स को प्रैक्टिस करोगे फिर आप बाहर भी करोगे फिर आप नेक्स्ट सेशन में आके रिपोर्ट करोगे सही प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट जैसे यहाँ पे ना बताया हुआ है कि एक एक्शन हेयर्स एन एग्जांपल ऑफ अ थेरेपी नोट दैट एब एंड आई कोलैबोरेटिवली कंपोज यानी जो एक्शन प्लान्स बनाओगे आपने उन्हें नोट डाउन करना है या तो मैन्युअली कर लो किसी डायरी में आप कर लो या क्लाइंट कर ले या तो आप एक फ़ोन में दोनों मिलके कर लो ठीक है इफ़ आई स्टार्ट टू थिंक दैट आई कांट सिट डाउन एंड पे बिल्स रिमाइंड माई सेल्फ आई एम गोइंग टू डू इट फॉर 10 minutes it may be a difficult but
It may be difficult, but probably won't be impossible. The first minute or two will probably be the hardest, and then it's likely to get easier. I should focus on the positive feeling I will get from accomplishing something I haven't been able to do. सही? तो यहाँ पे इसने आइडेंटिफाई कर लिया है व्हेन आई स्टार्ट टू थिंक दैट आई कांट सिट डाउन एंड पे बिल्स, तो अब ये अपने आप को पॉजिटिव कोपिंग थॉट्स देगा जिसके थ्रू अपने आप को ये रिमाइंड करा रहा है कि मैं अपनी नेगेटिव थॉट्स से कैसे डील करूंगा, क्योंकि वो एक ऑब्स्टिकल बन रही है जिसकी वजह से वो अपने वीक के अंदर काम नहीं कर पा रहा, राइट? Okay. Action plans naturally flow from the discussion of each goal or issue on the agenda. You'll need to craft them carefully with clients based on the nature of the issue, your conceptualization of what will help most, practical considerations such as time, energy, and opportunity, and client variables, level of motivation and concentration and preferences. A frequent mistake of therapists is suggesting action plans that are much too difficult. आपने ओवरवेलम नहीं करना अपने क्लाइंट्स को, सिंपल एक्शन प्लान्स देने हैं। एक प्रॉब्लम को लेके टारगेट करना है, आप उसकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन जो मेन मसाइल है आप उन्हें एम करेंगे। एंड इट्स बेस्ट टू स्टार्ट विद द सिंपलेस्ट प्रॉब्लम्स, डेवलप अ सिंपल एक्शन प्लान। और जो आपके क्लाइंट्स की नीड्स हैं, उसकी लेवल ऑफ मोटिवेशन है, उसकी मतलब जो उसके अपने वेरिएबल्स जिसमें मोटिवेशन, कंसंट्रेशन, प्रेफरेंसेस आती है, टाइम और एनर्जी जो प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस है, आपने उन सब चीज़ों को देखते देखते एक्शन प्लान बनाना है। Okay, lastly, 14 principle CBT uses a variety of techniques to change thinking, mood and behavior. सही? तो आप बेतहाशा मतलब ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ CBT मॉड्यूल की टेक्निक्स को इस्तेमाल करो। सॉरी, माय माइक गॉट कट ऑफ। खैर, CBT के अंदर ये एसेंशियल नहीं है कि आप सिर्फ CBT के मॉड्यूल के अंदर से टेक्निक्स यूज़ करो, लेकिन डिपेंडिंग ऑन द कंसेप्चुलाइजेशन ऑफ योर क्लाइंट, आप एक्सेप्टेंस और कमिटमेंट थेरेपी में से भी टेक्निक्स निकाल सकते हो। बिहेवियर थेरेपी, कंपैशन फोकस साइकोथेरेपी, डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी, डीबीटी विच इज़ अनदर फेवरेट वन ऑफ माइन, गेस्टाल्ट थेरेपी, इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी एटसेट्रा। मतलब कि आप डिफरेंट थेरेपी के मॉड्यूल्स की टेक्निक्स को भी सीबीटी के अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, डिपेंडिंग कि आपके क्लाइंट को उससे फ़ायदा होगा या नहीं होगा, राइट? जैसे डीबीटी का जो इमोशनल रेगुलेशन वाला मॉड्यूल है, उसके अंदर से आप कोई टेक्निक ले सकते हो। अगर आपका क्लाइंट ज़्यादा इमोशनली मतलब डोमिनेंट है, ज़्यादा नेगेटिव इमोशनैलिटी होती है उसे, तो वो अपने आप को रेगुलेट कैसे करे, राइट? नाउ व्हेन यू आर स्टिल लर्निंग सीबीटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट? व्हेन यू आर स्टिल लर्निंग सीबीटी, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू इनकॉर्पोरेट अ वाइडर वैरायटी ऑफ इंटरवेंशंस than the ones you'll read about in this book. I would encourage you to master the basics of CBT first and then learn additional techniques to implement within the framework of a cognitive conceptualization. As you progress as a CBT clinician, it will be worthwhile to study these and other evidence based treatments. आप बिगिनर हो, अभी सिर्फ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी को लर्न करो, उसके बेसिक्स को लर्न करो। जैसे आगे जा जाके आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा, आप ज़्यादा वेल सीजन हो जाओगे, फिर आप अपनी मतलब लर्निंग के अंदर और थेरेपीज़ को भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो और स्टडी कर सकते हो। सही? तो अभी बेसिक के ऊपर फोकस करो, और जो बाकी आगे की लर्निंग है आप उससे बाद में देखो, ठीक है? सो टेक इट ईजी ऑन योर सेल्फ। एनीवे, this was it for today's lecture and I really hope you learned something. इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर जल्द अपलोड करूँगी अबाउट द थर्ड चैप्टर इन दिस बुक। एंड अगर कोई सवाल हो या अगर कोई फीडबैक देना हो, कमेंट सेक्शन ओपन है, आई वुड रियली अप्रिशिएट इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।